Hello everyone, this is our doctor daughter. I hope you are doing really well. तो चलिए हम पढ़ रहे थे अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. पीरियोडिक टेबल को हम कंप्लीट कर चुके हैं. केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड. क्लियर है? तो चलिए उसके हम आगे कंटिन्यू करते हैं. आज के लेक्चर्स में हम डिफरेंट स्पीसीज़ का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे. किस तरह से स्ट्रक्चर बनते हैं. हमें तो मैम आज तक बनाने ही नहीं आया स्ट्रक्चर. मैं आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़, आपको कोई भी स्पीसीज़ दे दिया जाए उसके स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे उसकी मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगी. ठीक है, चलिए जी. तो आगे बढ़ने से पहली बात तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो जल्दी. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम 5 मिनट्स रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे. क्लियर है? चलिए जी. तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि वैलेंसी क्या होती है. वैलेंसी एक इटालियन वर्ड से डिराइव्ड हुई थी, वैलेंशिया, जिसका मतलब था कंबाइनिंग कैपेसिटी. मतलब एक एटम की दूसरे एटम के साथ कंबाइन करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम वैलेंसी बोलते थे. ठीक है जी, ओके जी. अच्छा, बॉन्डिंग हम किस किस एटम के बीच में देखते थे? एस ब्लॉक के एटम के बीच एंड पी ब्लॉक के एटम के बीच ही ऑलवेज हम बॉन्डिंग को देखते हैं जी. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एस एंड पी ब्लॉक में आईपी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से जब भी हम बॉन्डिंग देखेंगे तो ऑलवेज एस एंड पी एटम के बीच देखेंगे. क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको वैलेंसी मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बताया था कि फर्स्ट, सेकेंड, 13 एंड 14 ग्रुप तक पहले बढ़ती है वैलेंसी, उसके बाद 15 से 18 ग्रुप तक वैलेंसी कम होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट. फिर मैंने आपको हाइड्रोजन के विद रिस्पेक्ट बताया था, सेम एज मॉडर्न कॉन्सेप्ट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन भी, कि पहले वैलेंसी बढ़ती है देन कम होती थी. लेकिन जब हम वैलेंसी को विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन पढ़ते थे तो कंटिन्यूसली वैलेंसी इंक्रीज होती थी. क्लियर है? चलिए जी. फिर मैंने आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना सिखाया था. मैंने बताया था आपको मान लो कोई भी एलिमेंट दे दे, पूरी पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी लाकर आपको 2 एलिमेंट दे दे और आपसे बोल दे कि इसका फॉर्मूला बताओ. मान लो ऑक्सीजन दे दिया, नाइट्रोजन दे दिया, बना दोगे कि नहीं बना दोगे? चलो बनाकर दिखाओ मुझे. फिर मैंने एक सल्फर दे दिया, एक फॉस्फोरस दे दिया, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बनाकर दिखाना है. ठीक है? कैसे बनाना सिखाया था? 2 एलिमेंट दिए हुए हैं, एक एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट की वैलेंसी उसके नीचे रख लो, सेकेंड एलिमेंट की उसकी वैलेंसी नीचे रख लो और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो उसका फॉर्मूला फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर है? मैंने आपको ऑक्साइड, हैलोजन, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज के फॉर्मूला बनाना सिखाए थे. आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट नहीं आया होगा. उसके बाद मैंने आपको बताया था केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स. मैं बार इसलिए रिकॉल करती हूँ ताकि आप लोगों के बिल्कुल ब्रेन में सेट हो जाए. क्लियर है? तो जितनी बार हम रिकॉल करते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन माना जाता है कि लर्निंग पॉइंट से, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा अभी तक कोई भी लर्निंग पॉइंट नहीं था, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल वाइज थी. क्लियर है? चलिए. केमिकल बॉन्डिंग के 2 टाइप्स होते हैं. एक मैंने बताया था इंटर एटॉमिक और एक था इंटर मॉलिक्यूलर. इंटर एटॉमिक मतलब एटम एंड एटम के बीच एंड इंटर मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूल के बीच. इंटर एटॉमिक में 4 टाइप्स के बॉन्ड पड़े थे. पहला बॉन्ड था आयनिक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड था कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड था कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड चौथा बॉन्ड था मेटालिक बॉन्ड. अब मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, मैम ये तो बताओ कि आयनिक बॉन्ड बनता किसके बीच में? आपने तो ऊपर बता दिया बॉन्ड्स, बनते किस कैसे बनते हैं? तो मैंने बताया था, आप लोगों को रिकॉल करो, मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड बनता था मेटल एंड नॉन मेटल के बीच और इसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. कोवलेंट बॉन्ड जिसको हमने
जिसको किस किस के बीच में बनता है, बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स के बीच। कैसे बनता था कोवेलेंट बॉन्ड? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है? मान लो मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, चल कोई बात नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तेरा काउंट मेरे में हो जाएगा और मेरा काउंट तेरे में हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा बॉन्ड पड़ा था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बोलते थे डेटिव बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता था वो मेटल और नॉन मेटल के बीच भी बन जाता था और नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी बन जाता था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे था? बाय पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको एक इसकी ट्रिक बताई थी कि जब भी किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तो उसको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, ब्लड लेता है कि नहीं लेता। तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का काम होता है कि मेरे पास मान ले मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, मेरे को अब इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, तेरे को इमरजेंसी हो गई है तो कोई बात नहीं, तू ले ले, अभी के लिए ले ले ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। लेकिन याद रखियो कि वो इलेक्ट्रॉन मेरे में भी काउंट होगा और तेरे में भी काउंट होगा। ये मत समझियो कि मैंने तेरे को डोनेट कर दिया, नहीं, वो मेरे में भी काउंट होगा इलेक्ट्रॉन और तेरे अंदर भी काउंट होगा। इस तरह से बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन एक पूरा चैप्टर है, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर है? एंड इंटरमॉलिक्यूलर किस किस के बीच होता है? बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर में सिर्फ 2 टाइप्स का बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स। मैंने बताया था कि जब भी मॉलिक्यूल दे जाए, अगर फोन से डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। जब फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ जब डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होती है उस हाइड्रोजन को बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन और इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके अलावा आपको जो भी बॉन्ड दिखे मॉलिक्यूल में, कौन सा बॉन्ड होगा? वैन डर वाल्स। बिना सोचे समझे वैन डर वाल्स को टिक करना है। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन है, कहाँ लगता था ये, कि जब हाइड्रोजन एक साइड में तो फोन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। क्लियर है? वेरी गुड। फिर मैंने आपको कॉज बताए थे केमिकल बॉन्डिंग के, उसके बाद मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बताया था। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच बनता था? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एटम के बीच। कैटाइन या फिर एनाइन या फिर बोल सकते हो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और आयनिक बॉन्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता कि पार्शियल चार्ज आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता था। नॉन डायरेक्शनल का मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन, मान लो ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हमें पता है, एंड क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डायरेक्शन से कंबाइन होगा, भाई पॉजिटिव चार्ज तो सोडियम के चारों तरफ है ना, इसलिए क्लोरीन कहीं से भी अटैच हो सकता है। ये हमने आयनिक बॉन्ड, उसके बाद मैंने आयनिक बॉन्ड को कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है स्पीसीज पर, कैसे नेगेटिव चार्ज आता है, सब बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो फटाफट से जाकर आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद हम पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड और आज बहुत मज़ेदार डिफरेंट स्पीसीज का स्ट्रक्चर बनाना सीखे होंगे। आज तक क्या होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों को कभी भी स्ट्रक्चर बनाना नहीं सिखाया होगा। आपको डायरेक्ट बोल देते कि इस का स्ट्रक्चर PCl3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, याद कर लो। वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है, याद कर लो। लेकिन अब मेड से पढ़ने के बाद आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको अभी तो मान लो वाटर है, आपको मान लो कोई ऐसी एलिमेंट या फिर कोई ऐसी स्पीसीज दे दी जो आपने कभी देखी ही ना हो, उसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, कैसे ट्रीट करोगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको रिकॉल करें कैसे क्या, उसको मैं एट अ टाइम बिल्कुल तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं आपको आज ट्रिक बताऊंगी, तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता था बिटवीन नॉन मेटल के बीच, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्ड होता था। क्यों डायरेक्शनल बॉन्ड होता था? क्योंकि ये था जो स्पीसीज की ज्योमेट्री को डिफाइन करता था। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ के, मैंने बोला था कि आपको मैंने
प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, उसके स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाना सिखा दिए थे। अब हम एडवांस स्ट्रक्चर पर आते हैं। क्लियर है? एडवांस का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्पीसीज पर आएंगे जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाते थे, जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाते थे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है PCl3। क्या दिया हुआ है जी? PCl3। तो चलो बनाकर देखते हैं कैसे बनता है PCl3। मैंने क्या बताया था, जो भी आपको एलिमेंट दिया हो उस एलिमेंट को पहले नोट डाउन कर लो। एक फॉस्फोरस दिया हुआ है इधर और 3 क्लोरीन दी हुई है। अब तुरंत फॉस्फोरस को देखते ही ब्रेन में क्लिक जाएगा, अरे फॉस्फोरस तो 15 ग्रुप का मेंबर है और 15 ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी मैम ने बताया था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालेंगे कि ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट 15 ग्रुप 5 मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 8 में से जब 5 को माइनस करोगे तो वैलेंसी कितनी आ जाएगी? 3। मतलब फॉस्फोरस 3 एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है और क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है। ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट 7 है, मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कैसे निकालोगे? 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो, वैलेंसी आ जाएगी। तो वैलेंसी क्लोरीन की 1 आ गई। मतलब फॉस्फोरस, हमें पता पड़ गया कि जो फॉस्फोरस है वो 3 के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, वो सिर्फ 1 के साथ कंबाइन हो सकती है। चलिए तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले क्लोरीन पर लिखो 1 2 3 4 5 6 7। इस वाले क्लोरीन पर लिखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप बता दोगे ये वाली बॉन्डिंग इससे हो जाएगी, ये वाला फॉस्फोरस इधर एक कंबाइन कर लेगा। अब देख लो सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, चेक करो ऑक्टेट कंप्लीट हो गए होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 6 और 8। क्लोरीन में 2 4 6 और 8 2 4 6 और 8 2 4 6 और 8 सभी के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इसमें मुझे बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? वेरी गुड, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं। मैंने बताया था कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते थे उसको बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उसको लोन पेयर बोलते हैं। तो यहाँ कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? मैडम जी ये नहीं कर रहा। तो कितने लोन पेयर हो गए? 1 लोन पेयर हो गया। मैं सेंट्रल एटम की बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं कर रही हूँ। सभी में भी आऊंगी, पहले सेंट्रल एटम की बात करते हैं। तो सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर हो गया। बाकी अगर हम पूरे कंपाउंड की देखें, PCl3 में देखें, तो उसमें काउंट करो लोन पेयर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए जी, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। यहाँ पर ये ऑलरेडी ड्रॉ है। चलो नेक्स्ट स्पीसीज पर आते हैं। PCl5 कोई नाम बताएगा इसका? क्या बोलते हैं PCl5 को? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है? PCl5 को क्या बोलते हैं। हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। देखो, एक फॉस्फोरस दिया हुआ है और 5 क्लोरीन दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो हमने इधर एक फॉस्फोरस को लिख दिया और 5 क्लोरीन को लिख दिया। अब आपको पता है फॉस्फोरस के अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड क्लोरीन के अंदर ईच क्लोरीन एटम पर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? इसका मतलब फॉस्फोरस सिर्फ 3 से कंबाइन कर पाएगा, लेकिन क्लोरीन सिर्फ 1 से कंबाइन कर पाएगा। क्लियर है? लेकिन ध्यान से सुनना, फॉस्फोरस पहले तो मुझे बताओ किस पीरियड का मेंबर है? जल्दी से बताओ।
सेकंड पीरियड का नहीं, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। थर्ड पीरियड का मेंबर मैंने आपको बताया था कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाते, वो सिर्फ ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन को ही कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड पीरियड से जब हम नीचे आते हैं तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाते हैं। ये मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको समझाया था, अगर नहीं देखा है तो लेक्चर जाकर देखो, बाकी आगे आने वाला टॉपिक यही है इसका। तो इसका मतलब जो फॉस्फोरस होता था वो 5 तक वैलेंसी शो कर जाता था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर बेटा एक ही होगा, एक से ही कंबाइन करेगा। तो बॉन्डिंग बना दो, फिर ये वाला बॉन्ड इधर से बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर से बन गया, ये वाला बॉन्ड इधर से बन गया, ये वाला बॉन्ड इधर से बन गया और ये वाला बॉन्ड इधर से बन गया। अब आप मुझे बताओ, पूरी स्पीसीज का पूछ रही हूँ, सेंट्रल एटम का नहीं पूछ रही, बताओ कितने बॉन्ड पेयर हैं, जल्दी से काउंट करके बताओ। सिक्सटीन बॉन्ड पेयर एंड 16 बॉन्ड पेयर नहीं बेटा, 16 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड पेयर है। क्लियर है? चलिए अब आ जाओ SF4 पर। SF4 की स्ट्रक्चर, अब आपको मैं टाइम देती हूँ 2 मिनट्स का, अब आप लोग ड्रॉ करो इसकी स्ट्रक्चर। अब तक मैं आपको कम से कम 10 स्ट्रक्चर ड्रॉ करा चुकी हूँ, SF4 की आप खुद ड्रॉ करो। 2 मिनट्स आपका टाइम है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे बनेगा, जल्दी करो। तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ जी, बना लिया SF4 की स्ट्रक्चर। देखिए कैसे बनेगी। सल्फर के आते ही क्या आना चाहिए माइंड में, हमारी मैडम ने बोला है कि जैसे ही सल्फर आएगा, जैसे कोई एलिमेंट आएगा, वैसे दिमाग में क्लिक जाना चाहिए सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है, 16 ग्रुप का, ग्रुप नंबर 16, लास्ट डिजिट 6। मतलब इससे क्लियर हो गया सल्फर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्लियर है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 6 को माइनस करोगे, वैलेंसी आ गई 2, मतलब सल्फर 2 वैलेंसी शो कर सकता है। लेकिन सल्फर थर्ड ग्रुप का मेंबर है तो ये 2 से ज़्यादा भी वैलेंसी शो कर सकता है। मैंने बताया था अगर इवन में वैलेंसी है तो वो इवन में बढ़ती जाएगी, अगर ऑड में वैलेंसी है तो वो ऑड में बढ़ती जाएगी। तो सल्फर 2 वैलेंसी शो कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये 4 वैलेंसी शो करता है एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ये 6 वैलेंसी शो करता है। तो इसका मतलब ये 2 वैलेंसी भी शो कर सकता है, 4 वैलेंसी भी शो कर सकता है एंड 6 वैलेंसी भी शो कर सकता है। अब लिखो फ्लोरीन को, आपके पास 4 फ्लोरीन एटम दिए हुए हैं। फ्लोरीन किसका मेंबर है, 17 ग्रुप का, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो गए तो वैलेंसी 1 हो जाएगी। क्लियर है? फ्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है और आप लोगों को पता है कि ग्रुप नंबर की लास्ट डिजिट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करती है एंड वैलेंसी कैसे निकालते हैं, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, वैलेंसी निकाल ली, फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, वैलेंसी निकाल ली। अब हम उनकी बॉन्डिंग करते हैं। सल्फर 2 के साथ भी कंबाइन हो सकता है, 4 के साथ भी कंबाइन हो सकता है, 6 के साथ भी कंबाइन हो सकता है। क्यों? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इधर एक से ही कंबाइन होगा। क्यों है ऐसा? फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का मेंबर है एंड मैंने बताया था सेकेंड पीरियड के जो मेंबर होते हैं वो सिर्फ ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं, कभी भी वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो बना दो फिर बॉन्डिंग। बन गई? चलिए अब आप मुझे बताओ पूरी SF4 में कितने बॉन्ड पेयर नजर आ रहे हैं? 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड पेयर है मैम। एंड लोन पेयर कितने हैं? 3 इस पर है और इस पर कितना बचेगा? 1 बचेगा। वेरी गुड। तो बताओ काउंट करके कितने इसमें लोन पेयर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। अच्छा, मुझे इसमें सिग्मा बॉन्ड बताना कितने होंगे, अभी याद करते हुए चलना, यही हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, ऐसे करते हुए चलना है आप लोगों को। कितने सिग्मा बॉन्ड है? वेरी गुड, 4 सिग्मा बॉन्ड है। वहां पर क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन में कि वहां पर जो ये लोन पेयर है ना, इसको भी हम 1 सिग्मा काउंट कर लेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी इतना मैंने पूछा कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर, क्लियर है? चलिए जी, अब बनाते हैं SF2 की। किसकी बनाते हैं जी? SF2 की स्ट्रक्चर। सल्फर 16 ग्रुप का मेंबर है, फ्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है। 16 ग्रुप का मेंबर है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए जी? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप लोगों को आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको देखते ही आ जाना चाहिए, स्ट्रक्चर भी आ जानी चाहिए माइंड में। मैं इतनी प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। अब देखो ध्यान से बनाना स्ट्रक्चर। सल्फर 2 वैलेंसी तो शो करता ही है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन सल्फर 3rd ग्रुप का मेंबर है तो ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर जाता है, तो ये 2 वैलेंसी भी शो कर सकता है, 4 वैलेंसी भी शो कर सकता है एंड 6 वैलेंसी भी शो कर सकता है। लेकिन जो फ्लोरीन है वो बच्चों सिर्फ एक ही वैलेंसी शो करेगा। क्यों करेगा एक ही वैलेंसी, जल्दी बता दो। पहले तो मुझे ये बता दो, आप लोग पहचान पा रहे हो कि किस ग्रुप का मेंबर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी निकाल पा रहे हो कि नहीं निकाल पा रहे हो? अगर आप लोग अभी तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने मोर देन 20 टाइम्स आप लोगों को निकालना सिखा दिया होगा अब तक। तो अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देख रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करा रही हूँ, इस तरह से आपने आज तक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ा होगा, तो उसका आप लोग फ़ायदा उठाओ और डेली रिवाइज करो। क्लियर है? चलिए, तो फ्लोरीन की वैलेंसी एक मतलब एक ही एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, लेकिन सल्फर 2, 4, 6 के साथ कंबाइन हो सकता है। तो बना दो, एक ही बॉन्ड बन गया और एक ये वाला बॉन्ड बन गया। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 2 बॉन्ड पेयर हो गए। एंड लोन पेयर काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर है? एंड 7, तो 7 लोन पेयर हो गए। क्लियर है? SF2 की स्ट्रक्चर आ गई, PCl3 की स्ट्रक्चर आ गई, PCl5, SF4, SF2। अब तक हम न्यूट्रल स्पीसीज की स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, अब हम आयनिक स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, आयनिक स्पीसीज की स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। क्लियर है? चलिए जी, अब दिया हुआ है हमारे पास SO4 2-। ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, ये सेंट्रल एटम पे नहीं आता, ये ऑलवेज टर्मिनल एटम पर आता है। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन को दिया है, तो नो डाउट हमने यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बना लिए, 2 पर नेगेटिव चार्ज बना लिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सल्फर पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एंड ऑक्सीजन पर नो डाउट हमारे पास अब तक 6 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 16 ग्रुप का मेंबर है। 6 इसकी लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट होने के बाद इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इन 2 ऑक्सीजन पर हमने नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया है। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता था कि इलेक्ट्रॉन को गेन करना, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो अब इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? जल्दी बताओ, कितनी वैलेंसी हो जाएगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 17 ग्रुप में होते थे, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। मतलब ये वाला ऑक्सीजन एटम, ये वाला ऑक्सीजन एटम एक ही वैलेंसी शो कर पाएगा, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन एटम 2 वैलेंसी शो कर पाएगा, और ये वाला एटम भी 2 वैलेंसी शो कर पाएगा, बिकॉज इस पर कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है। समझ आ रहा है ना? चलिए, तो अब लिख दो इनके इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 7। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 7। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? 6। वेरी गुड। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे मैडम जी इसमें? 6। अब क्या बॉन्ड बना दो, नेगेटिव चार्ज तो 2 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे और अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड भी कर सकता है। तो अब कितने बॉन्ड पेयर हो गए इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हो गए 6 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर काउंट करो फटाफट से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोन पेयर आ गए। SO4-2 की स्ट्रक्चर क्लियर है? चलिए मैं आप लोगों को CO3 2- होमवर्क दूंगी और NO2- होमवर्क दूंगी। ये आप लोगों को घर से ड्रॉ करके आना है, कल कराऊंगी मैं इसका। PO4-3 का और बनाना सीख लेते हैं। फॉस्फोरस एटम रखा, 4 ऑक्सीजन एटम दिए हुए हैं जी, हमने 4 ऑक्सीजन एटम रख दिए। 3 पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बताओ? 7 हो जाएंगे। 7 अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इन लोगों की? अब तो आप लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आ जानी चाहिए। वेरी गुड, 1 वैलेंसी। इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इसकी वैलेंसी तो अभी भी 2 रहेगी। क्लियर है? तो बस अब क्या बॉन्ड बना दो। फॉस्फोरस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन से मेंबर में आता है पहले तो मुझे ये बताओ। 15 ग्रुप में आता है। 15 ग्रुप में आने के बाद वैलेंसी ये 3 भी शो कर सकता है, 5 वैलेंसी भी शो कर सकता है। तो इधर तो एक एक बॉन्ड बनेगा बिकॉज ऑक्सीजन की वैलेंसी 1 है, लेकिन इधर 2 बॉन्ड बन जाएंगे। तो अब हो जाएगा 5 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर काउंट करो। एक लोन पेयर यहाँ से ऐसे काउंट करो, देखो एक लोन पेयर ऐसे हो गया, एक पेयर ये हो गया, 2 3 4 5 और इसको ले लो 6 7 8 9 10 11। कितने लोन पेयर हो गए? 11 लोन पेयर। मैंने आपको इस तरीके से भी लोन पेयर काउंट कराना सिखा दिया है, इतना कोई नहीं बताता है बेसिक। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ाई कर लो अगर आपको चांस मिल रहा है तो। बाकी CO3 2- एंड NO2- आपको होमवर्क है, ये आप लोग ड्रॉ करके लाओगे, कल इसको मैं ड्रॉ करवाऊंगी। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है कुछ स्पीसीज की, मतलब स्ट्रक्चर बनाते इस तरीके से हैं। अब ऑक्टेट पढ़ेंगे कल, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कम से कम 3-4 लेक्चर्स में। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, आगे स्ट्रक्चर ही स्ट्रक्चर आएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी, हर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाऊंगी मैं। बस कंडीशन यही है कि आपको लेक्चर को स्किप नहीं करना है, डेली रिवाइज करना है, डेली PYQ लगाने हैं। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हॉसलिंग। जय हिंद, जय भारत।